गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए पिछली क्लास में हमने सैटेलाइट के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ा था। नाउ टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। देखिए इसमें पहला टाइप होता है पोलर और दूसरा होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। पोलर सैटेलाइट क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए अर्थ है, अर्थ की एक्सिस कहलाती है पोलर एक्सिस। ये वाली एक्सिस क्या कहलाती है? पोलर एक्सिस। और ये वाली एक्सिस कहलाती है इक्वेटोरियल एक्सिस। अगर कोई सैटेलाइट इस ऑर्बिट में घूमेगा, क्योंकि अर्थ का रोटेशन भी ऐसा है और ये सैटेलाइट भी ऐसे रोल कर रहा है, तो इस टाइप के सैटेलाइट को हम बोलेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और इस वाले सैटेलाइट को हम क्या बोलते हैं? इस वाले एक्सिस पे कोई सैटेलाइट अगर रिवॉल्व करता है तो उस सैटेलाइट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज पोलर सैटेलाइट। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो गया और ये पोलर सैटेलाइट हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड वही होता है जो अर्थ का होता है। तो अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है? 24 आवर्स। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड भी कितना होता है? 24 आवर्स। और पोलर सैटेलाइट का टाइम पीरियड होता है 100 मिनट्स। तो लगभग 100 मिनट्स में क्या कर लेता है? अर्थ का एक कंप्लीट ऐसे चक्कर लगा देता है। तो देखिए होता क्या है, अर्थ तो ऐसे रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है। और ये पोलर सैटेलाइट कैसे रिवॉल्व? ऐसे रिवॉल्व हो रहे हैं। तो होगा क्या, जब ये पोलर सैटेलाइट ऐसे रिवॉल्व होगा तो अर्थ हमारा ऐसे रिवॉल्व होगा। तो ये क्या करता है, अर्थ पे जितना भी फॉरेस्ट है, जितना भी लोकेटली एरिया है, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह जो भी है, कहाँ पे बारिश हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, तो इस सैटेलाइट की हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं। कौन सी सैटेलाइट की हेल्प से? पोलर सैटेलाइट के। बट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है वो हमेशा इक्वेटोरियल एक्सिस पे ही रिवॉल्व कर रहा होता है। तो इक्वेटोरियल एक्सिस पे जब ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा होता है, तो देखिए जैसे जैसे अर्थ रिवॉल्व होगा वैसे वैसे ये सैटेलाइट रिवॉल्व होगा। तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पे अगर कोई पर्सन खड़ा है तो उसको सैटेलाइट हमेशा सामने दिखता है। तो इसलिए ये इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जितना टाइम पीरियड अर्थ का होगा उतना ही टाइम पीरियड किसका होगा? इस सैटेलाइट का। वो अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है? 24 आवर्स। तो जियो का टाइम पीरियड भी कितना हो जाएगा? 24 आवर्स। पोलर सैटेलाइट का टाइम कितना होता है? 100 मिनट्स। मतलब 1 मिनट्स में 100 मिनट्स में क्या कर लेता है? अपना एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेता है। तो ये क्या कर लेता है? अपने 100 मिनट में पहले अर्थ के कुछ पार्ट कवर करता है, फिर जब दोबारा रिवॉल्यूशन होता है फिर ये अर्थ ऐसे रिवॉल्व होता है। तो क्या करता है, धीरे धीरे क्या करता है, पूरे अर्थ का पूरा कंप्लीट स्कैन कर लेता है। मतलब ये अर्थ के पूरे पार्ट को स्कैन करने का काम आता है कि कहाँ पे फ्लडेड एरियाज़ है, कहाँ पे बारिश होने वाली है, कहाँ पे ज़्यादा जैसे फॉरेस्ट वगैरह है ना। तो उसके लिए यूज़ होता है ये। और जियो सैटेलाइट टीवी ब्रॉडकास्टिंग, जैसे जो भी टेलीविज़न का ब्रॉडकास्टिंग होता है वो इस सैटेलाइट की हम सेंड करते हैं कि ठीक है, एक सैटेलाइट यहाँ लगा दिया, एक सैटेलाइट वहाँ लगा दिया। तो पूरे अर्थ को 3 जियो स्टेशन सैटेलाइट से कवर किया गया है, ठीक है। यहाँ से सिग्नल पहले यहाँ भेजे जाते हैं सैटेलाइट को। तो सैटेलाइट 1, सैटेलाइट 2 एंड सैटेलाइट 3। तो यहाँ से पहले सिग्नल अर्थ से भेजेगा किसको? इस सैटेलाइट को। सैटेलाइट रिट्रीव करके सिग्नल क्या कर दिया? अर्थ को भेज दिया ऐसे। यहाँ से सिग्नल अर्थ को भेजा, अर्थ ने सिग्नल भेजा सैटेलाइट को, सैटेलाइट ने क्या किया? रिट्रीव करके अर्थ को भेज दिया। इसी तरह ये इधर से भेजेगा अर्थ और ये। तो पूरे अर्थ को कितने सैटेलाइट से कवर कर दिया गया? 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का कर रहा है पूरा टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग ये कर देता है। समझ में आ रहा है? तो पोलर का मतलब समझ में आ गया। पोलर इज़ यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, फॉरेस्ट का रिलेशन देना, बताना कि कहाँ पे कितना फॉरेस्ट है, कितनी लैंड है वगैरह वगैरह। तो ये सब किससे बताते हैं हम? पोलर सैटेलाइट से। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या करता है? टीवी फोरकास्टिंग वगैरह में यूज़ करते हैं। तो ये हमने पोलर सैटेलाइट ये भी होता है, सुना होगा आपने, IRS-1A, IRS-1B और IRS-1C। तो 3 तरह के
हमने इस टाइप से पोलर सैटेलाइट लॉन्च किए हुए हैं। और स्टेशनरी और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो गया, 3 सैटेलाइट के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, पूरा टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं। जो भी न्यूज़ इंफॉर्मेशन का हमें ट्रांसमिशन करना होता है वो सैटेलाइट के हेल्प से करते हैं। नाउ हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि जियो हमारे काम का है, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन इसी से पॉसिबल हो पाता है। तो देखिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को कैसे पढ़ा जाता है, क्या इसकी हाइट होती है अर्थ से। तो सबसे पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। देखिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है। सबसे पहले तो ये दिस सैटेलाइट इज relatively at rest with respect to Earth. Second, its time period is same as that of Earth. इसका टाइम पीरियड वही होता है जो किसका होता है, अर्थ का होता है। सेकेंड, थर्ड, इट्स सेंस ऑफ रोटेशन इज सेम एज दैट ऑफ अर्थ। इसका सेंस ऑफ रोटेशन अर्थ के रोटेशन की तरह ही होता है। ठीक है। नाउ हम कैलकुलेट करना चाहते हैं हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का हाइट क्या होता है। तो इसमें क्या है, ये सैटेलाइट है, अर्थ है, अर्थ से मान लीजिए h हाइट पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। हम इस हाइट को निकालना चाहते हैं। ठीक है। तो मान लेते हैं इसका स्पीड कितना है, v0 है। तो सबसे पहले हम टाइम पीरियड निकालेंगे। टाइम पीरियड क्या होता है, 2πr डिवाइड बाय v0। r होगा अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस, ये अर्थ है। अर्थ का ये रेडियस क्या होता है स्टूडेंट्स, re। और यहाँ से यहाँ तक टोटल हम r लेते हैं, दैट इज re प्लस h। ठीक है। और ऐसे सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा होगा। तो मान लेते हैं अब इसका टाइम पीरियड, अब इक्वेटोरियल पे है, तो इक्वेटोरियल पे यहाँ से इसको ऐसे v0 स्पीड दे के लॉन्च किया गया होगा, h हाइट ये होगी, यहाँ से ऐसे लॉन्च किया होगा, ये अर्थ के रोटेशन के साथ साथ ऐसे रिवॉल्व हो रहा होगा। क्लियर है। तो ये मैंने जस्ट आपको एक डायग्राम बना के दिखाया है कि ऐसे h हाइट से ये रिवॉल्व कर रहा होगा। क्लियर है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक re हो जाएगा, और सेंटर से ये रेडियस कितना हो जाएगा, re प्लस h। इसी को स्मॉल r के बराबर मानते हैं। और यहाँ पे स्पीड जो दी गई है सैटेलाइट को कितनी दी गई है, v0 दी गई है। तो v0 बराबर हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 2πr डिवाइड बाय t। v0 का वैल्यू हमें पता है, gm डिवाइड बाय r अंडर रूट 2πr, r की जगह पे क्या रख देंगे, re प्लस h डिवाइड बाय t। क्लियर है। इस r की जगह पे भी हम क्या रख देंगे, re प्लस h रख देंगे। अब देखिए उसको उधर ले जाइए, तो रूट GME इक्वल टू 2π, देखो ये रूट में उधर चला जाएगा, तो re प्लस एच इंटू में re प्लस एच का रूट अंडर डिवाइड बाय टी। तो देखिए हो जाएगा GME इक्वल टू 2π re प्लस एच रेस टू पावर 3/2 डिवाइड बाय टी। अब देखिए इस टी को इधर ले आइए, तो क्या होगा, देखिए थोड़ा लेंदी है कैलकुलेशन ये। तो देखिए यहाँ पे हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो देखिए GME हो जाएगा इधर, ऊपर हो जाएगा उधर 4π स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, re प्लस एच, इसका पावर 3/2 और इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय टी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा GME टी स्क्वायर
डिवाइड बाई 4π² इक्वल टू RE प्लस एच, इससे कैंसिल हो गया, 3 हो गया। अब इस 3 को इधर लेके आएंगे तो 1/3 हो जाएगा ये, GME इंटू T² डिवाइड बाई 4π² रेज टू पावर 1/3 इक्वल टू RE प्लस एच। तो एच का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, GME इंटू T² डिवाइड बाई 4π² रेज टू पावर 1/3 माइनस R। तो ये हाइट होता है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब इस h की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। देखिए g का वैल्यू हमें पता होता है, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो देखिए g का वैल्यू 6.67 टू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 इंटू टाइम पीरियड होगा 24 इंटू 24 आवर्स होता है। इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4π², इसकी पावर 1/3 माइनस 6400 इंटू 10⁻3। ये तो हाइट आता है लगभग 36,000 किलोमीटर के आता है। तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है वो अर्थ के सरफेस से 36,000 किलोमीटर के लगभग क्या कर रहा होता है, ट्रैवल कर रहा होता है। इतनी हाइट पे अगर मतलब इस सैटेलाइट को अर्थ की सरफेस से 36,000 किलोमीटर की हाइट पे लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, क्लियर है। ओके, तो समझ में आ गया जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का यूज़ क्या है। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का यूज़ हम वेदर फॉरकास्टिंग में करते हैं। नाउ अब इसमें पढ़ते हैं हम केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। देखिए केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पहला होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। लॉ ऑफ ऑर्बिट में क्या होता है, देखो इसमें ऐसा बताया गया कि एवरी प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन ए इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो हमने इलिप्स बना दिया, इस टाइप से होता है इलिप्स, ठीक है। इलिप्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए, ठीक है। इसके देखिए दो फोकस होते हैं, एक इधर होता है, एक इधर होता है। दिस इज F1, दिस इज F2, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं AE, 0 और इसके होते हैं -AE, 0। ये जो होता है ये होता है B और ये जो होता है ये होता है A। देखिए A को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सेस और B को बोलते हैं सेमी माइनर एक्सेस। तो A सेमी मेजर एक्सिस होता है और B सेमी माइनर एक्सिस होता है और स्मॉल को हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, ठीक है। जब आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें आपको इलिप्स पढ़ा जाएगा, उसमें सब बताया जाएगा कि ये क्या होता है, सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है, सेमी माइनर। बस हम तो इतना याद रखेंगे कि ये यहाँ से सेंटर से लेकर के एंड तक की लेंथ क्या कहलाती है, सेमी मेजर एक्सिस कहलाती है। और सेंटर से लेकर के इस यहाँ तक डिस्टेंस क्या होता है, सेमी माइनर एक्सिस, क्योंकि देखो ये लेंथ कम है और ये लेंथ ज़्यादा है, इसलिए सेमी माइनर सेमी मेजर हो गया, ठीक है। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या होता है, देखिए ये ऑर्बिट बन गया। तो बोल रहा है कि हर एक प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा, ठीक है। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन एज्यूमिंग सन इज वन ऑफ इट्स फोकस। F1 और F2 क्या कहलाते हैं, फोकस कहलाते हैं। कि कोई भी प्लैनेट जो होगा, हम मास मान लेते हैं, वो
एक इलिप्टिकल पाथ में ट्रैवल कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा, और एज्यूम हम करेंगे या तो सन इस फोकस पे होगा या सन इस फोकस पर होगा, दोनों में से किसी एक फोकस पे होगा। तो दिस इज केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, नाउ केपलर्स सेकंड लॉ। केपलर सेकंड को बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। ठीक है, लॉ ऑफ ऑर्बिट या इसको हम क्या बोलते हैं, केपलर्स फर्स्ट लॉ। देखो फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं क्योंकि ऑर्बिट में घूम रहा है। केपलर्स सेकंड लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एरिया। तो इसमें इसने बोला है कि एवरी प्लैनेट्स revolves around the sun, sweeps out equal area in equal time। ठीक है, इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, इसका मतलब एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट remains constant। इसका मतलब होता है कि एरियल वेलोसिटी प्लैनेट का क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे dA/dt इक्वल टू क्या होगा, इसका कांस्टेंट होगा। तो दिस इज केपलर्स सेकंड लॉ। क्लियर है? तो देखिए कैसे, मान लीजिए ये इलिप्स है, अब ध्यान से देखिए, मान लेते हैं प्लेनेट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया t इक्वल टू 0 पे, किसी टाइम t पे यहाँ पहुँच गया। ठीक है, इतना इसने एरिया स्वैप्ट किया। उसी टाइम में किसी प्लेनेट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, यहाँ पहुँच गया, उसने ये एरिया स्वैप्ट किया। तो हमसे बोल रहा है कि ये जो एरिया A1 है और ये A2 है, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट। मतलब टाइम के साथ जो ये एरिया ट्रैवल करता है प्लैनेट, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ऐसे प्लैनेट ट्रैवल कर रहा है। अब इसको हमें प्रूफ करना है। देखिए इसके प्रूफ के लिए क्या है, सबसे पहले अब देखिए ये एलिप्टिकल पाथ हमने बना दिया। ठीक है, देखिए t इक्वल टू 0 पे प्लैनेट यहाँ पे था, m मास का, किसी टाइम t पे पार्टिकल यहाँ पहुँच गया। ठीक है, अब मान लेते हैं ये एंगल कितना है, थीटा, और ये एंगल कितना है, डी थीटा। ठीक है, टी टाइम में यहाँ पहुँचा और टी प्लस डेल्टा टी टाइम में यहाँ पहुँच गया प्लैनेट। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर क्या है इसका, आर। तो सबसे पहले देखो इस एरिया को मैं अलग से निकाल लेता हूँ। ये स्टेप से बन गया हमारे पास, ये आर है, अब ये कितना है, डी थीटा है। तो देखिए ये बहुत स्मॉल है, लिख लेना डी थीटा इज स्मॉल। स्मॉल तो इसको लगभग हम परपेंडिकुलर मान सकते हैं। तो एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स, हाफ बेस कितना है, आर, हाइट कितना है, हाइट निकाल सकते हैं। देखो डी थीटा होता है, तो डी थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये आर्क हो गया हमारा, डी थीटा बराबर आर्क ओवर रेडियस। तो आर्क बराबर क्या आ गया हमारे पास, रेडियस आर इंटू डी थीटा, यानी हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट की जगह पे आर्क रखेंगे और आर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू आर डी थीटा। एरिया बराबर आ गया हाफ आर स्क्वायर डी थीटा, ये एरिया आ गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ए बराबर आ गया हाफ, और सेक्टर का एरिया यही होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक्टर हमने स्मॉल थीटा का लिया है, तो एरिया इसका यही आ जाएगा। नाउ डिफरेंशिएट इट, डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर डी थीटा डी ए बाई डी टी। देखिए डी ए बाई डी टी आर स्क्वायर बाई 2 बाहर निकालो, डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? डी थीटा बाई डी टी ओमेगा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, डी ए बाई डी टी किसके बराबर हो गया? आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। इसको इक्वेशन मान लिया हमने। अब मान लेते हैं ये मास है में, ठीक है, रिवॉल्व हो रहा है, डिस्टेंस कितना है? आर। तो आर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिख सकते हैं आई बराबर कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर। और इसका एंगुलर मोमेंटम एल बराबर क्या होता है? आई ओमेगा। तो एल बराबर आई कितना है? एम आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ, देखो इस वाले इक्वेशन में आर स्क्वायर ओमेगा की जगह पे एल वाई एम लिख सकता हूँ। यहाँ पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से देखिए डी ए बाई डी टी हमारे पास कितना आ गया? आर स्क्वायर ओमेगा की जगह पे क्या रख दोगे? एल बाई एम। तो कितना आ गया? एल बाई 2। देखिए मास कांस्टेंट है। अब इसकी बात आ गई एल। एल यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? एंगुलर मोमेंटम। अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट आ जाए तो इसका मतलब इसका डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अब एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। अब देखिए ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब ये प्लेनेट है, ठीक है ना, F1 F2 माना था ना, F1 F2, तो इसी फोकस पे हमने सन को मान लिया है। अब देखिए m मास है। अब m मास अगर सर्कल में रिवॉल्व हो रहा है तो ये किस फोर्स की वजह से रिवॉल्व हो रहा होगा? है ना, ऑर्बिटल में रिवॉल्व हो रहा है, इसका मतलब इस पर एक सेंटीपिटल फोर्स लग रहा होगा। वो सेंटीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ध्यान से देखिए, ये सन है और ये मान लेते हैं अर्थ है, तो सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा इधर। अब इसके बाद टॉर्क लिखना है हमें, तो इसके बाद टॉर्क लिखोगे तो देखियो आर वेक्टर इधर बाहर की तरफ बनाओगे तो एफ और आर के बीच में एंगल कितना हो गया स्टूडेंट्स? थीटा बराबर 180 डिग्री हो गया। तो टॉर्क जो होगा वो आर एफ साइन 180 डिग्री आ गया। टॉर्क का वैल्यू कितना आ गया? 0। मान लेते हैं जब ये यहाँ पहुँच गया प्लेनेट, तो देखिए एफ इधर लग जाएगा सेंटीपिटल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आर वेक्टर तो बाहर की तरफ हो गया, फिर थीटा कितना आ गया? 180 डिग्री। तो फिर टॉर्क का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। यानी ड्यूरिंग प्लैनेटरी मोशन इस पे लगने वाला टॉर्क क्या होगा? 0। अगर लगने वाला टॉर्क 0 है तो हमें पता है कि अगर किसी सिस्टम पे लगने वाला टॉर्क 0 होता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है स्टूडेंट्स? कंजर्व होता है। इसका मतलब इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। इसका मतलब एल कांस्टेंट रहेगा। अगर एल कांस्टेंट है इसका मतलब डी ए बाई डी टी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और ये हमें प्रूव करना था। एल कांस्टेंट है तो डी ए बाई डी टी क्या होगा स्टूडेंट्स? कांस्टेंट होगा। ओके, अब L कांस्टेंट हो गया है, तो देखिए L कांस्टेंट है तो इसका भी एक रिजल्ट है। L क्या है? L होगा एम बी आर। L इक्वल टू क्या है? एम बी आर। अगर L कांस्टेंट होगा इसका मतलब एम बी आर क्या होगा? कांस्टेंट। अगर L कांस्टेंट है तो एम बी आर क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। तो बी आर बराबर क्या आ गया? कांस्टेंट। इसका मतलब बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? आर। इसका मतलब V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। ठीक है, अब V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का मतलब क्या होगा? इसको समझिए कि जहाँ पे R ज़्यादा होगा वहाँ V कम होगा, और जहाँ पे R कम होगा वहाँ पे V ज़्यादा होगा। और R प्लेनेट का डिस्टेंस है किससे? सन से। तो देखिए मान लीजिए सन यहाँ पे है, ये प्लेनेट पहले यहाँ पे था, प्लेनेट ये R1 है। अब प्लेनेट यहाँ आ गया, ये R2 है। यहाँ पे स्पीड कितनी है? v1। और यहाँ पे स्पीड कितनी है स्टूडेंट्स? v2। अब देखिए इसका मतलब जहाँ पे r ज़्यादा होगा वहाँ पे v क्या होगा? कम। और जहाँ पे r कम होगा वहाँ पे v क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब देखिए, अब ये डिस्टेंस r ज़्यादा है तो v क्या होगा? कम होगा। और यहाँ पे r कम है तो लिख लोगे R1 इज ग्रेटर देन R2, सो
V2 इज ग्रेटर देन V1, तभी क्या होगा, देखिए जितना एरिया ये स्वैप्ट करेगा इतने टाइम में, उतने ही टाइम में ये इतना एरिया स्वैप्ट कर लेगा, क्योंकि ये स्पीड कम है और ये स्पीड क्या है, ज़्यादा है। तो स्पीड ज़्यादा है तो क्या करेगा, जितने टाइम में ये इतना एरिया स्वैप्ट करेगा उतने ही टाइम में ये इतना एरिया स्वैप्ट कर लेगा। क्लियर है? तो यही कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि एरियल वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, मतलब इक्वल टाइम में वो इक्वल एरिया स्वैप्ट करता है। रीज़न क्या होता है, रीज़न ये होता है कि पोजीशन वेक्टर बदलता जाता है, मतलब अर्थ का सन से डिस्टेंस क्या होगा, चेंज होता जाएगा, अर्थ का सन से डिस्टेंस चेंज होता जाएगा तो उसकी वेलोसिटी में क्या होगा, फर्क पड़ेगा, वेलोसिटी में फर्क पड़ेगा। तो ये जो लीनियर डिस्टेंस होता है ट्रैवल करने वाला, ये डिस्टेंस क्या कर लेगा, ज़्यादा है। तो देखिए इस केस में ये डिस्टेंस कम ट्रैवल करेगा, बट इस केस में डिस्टेंस क्या करेगा, ज़्यादा ट्रैवल कर लेगा। क्लियर है? ओके, तो एक चीज़ कम है तो एक चीज़ ज़्यादा है। तो ये हमारा क्या होगा, केपलर्स थर्ड लॉ। Okay, now Kepler's थर्ड लॉ, इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ टाइम, लॉ ऑफ टाइम पीरियड ये बोलते हैं। तो देखिए लॉ ऑफ टाइम पीरियड क्या होता है, T इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, T इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इसका मतलब टी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट लगा दो के आर क्यूब। अगर हमें कोई रिलेशन निकालना हो दो प्लेनेट के लिए तो T1/T2 का होल स्क्वायर इक्वल टू R1³/R2 क्यूब, ये रिलेशन हम क्वेश्चंस में लगा सकते हैं। अब टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है स्टूडेंट्स, आर क्यूब, इसको हमें प्रूफ करना है। तो देखिए प्लैनेट रिवॉल्व हो रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे सन है और सन से इस प्लैनेट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है। तो मान लेते हैं इसकी स्पीड इस टाइम कितनी है स्टूडेंट्स, v0, डिस्टेंस r है, इसका मास ऑफ सन, इसका क्या है, मास ऑफ अर्थ। तो उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होगा g, मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और उनके बीच लगने वाला सेंटीपिटल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, सेंटीपिटल फोर्स हो जाएगा me v0 स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ये उनके बीच लगने वाला क्या हो गया, सेंटीपिटल फोर्स हो गया। ठीक है, और सेंटीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा और एफ जी भी क्या लग रहा है, सेंटर की तरफ। इसका मतलब इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, सेंटीपिटल फोर्स की तरह। इसका मतलब एफ जी इक्वल टू क्या हो गया, एफ सी, यानी जी मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय आर स्क्वायर इक्वल टू एम ई v0 स्क्वायर डिवाइड बाय आर। एम ई से एम ई कैंसिल आउट हो गया, आर से आर कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से v0 का जो वैल्यू आया वो अंडर रूट जी मास ऑफ सन डिवाइड बाय आर, ये आ गया। ये v0 का वैल्यू आ गया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, 2πr डिवाइड बाय v0। तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2π, आर की जगह पे क्या पुट कर दोगे, आर, और v0 ये रहा हमारे पास gms डिवाइड बाय आर का अंडर रूट। t इक्वल टू 2π, ये ऊपर जाएगा r इंटू रूट आर डिवाइड बाय रूट gms। तो देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, t इक्वल टू 2π इंटू r⁻³ डिवाइड बाय रूट gms, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या होगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 2π का क्या होगा, 4π स्क्वायर इंटू इसका क्यूब स्क्वायर करोगे r⁻³/2 इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय रूट gms इसका होल स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए टी स्क्वायर बराबर किसके हो गया, 4π स्क्वायर इंटू इससे देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा r³ डिवाइड बाय gms। देखिए ये तो कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट, पाई स्क्वायर कांस्टेंट, g कांस्टेंट, मास ऑफ सन कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r³। तो ये हमारे पास क्या आ गया, केपलर्स थर्ड लॉ आ गया। तो
समझ में आ रहा है? तो केपलर्स थर्ड लॉ इज द लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो ये टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आर क्यूब वो डिस्टेंस है जो प्लैनेट किसी भी सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होगा, प्लैनेट से किसका, सन का डिस्टेंस। किधर है? तो अगर क्वेश्चन आया कि एक प्लैनेट है वो इतने डिस्टेंस पे इतना टाइम पीरियड ले रहा है, तो दूसरा प्लैनेट इतना टाइम पीरियड ले रहा है, तो बताओ कितना डिस्टेंस होगा। तो ये आप ये वाला रिलेशन डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? ओके। और उसके बाद देखिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। देखिए सैटेलाइट में वेटलेसनेस की सिचुएशन क्या होती है उसको हमें समझना है। तो देखिए एक सैटेलाइट है, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है। ठीक है, ये इसका पाथ है, ये क्या है, यहाँ पे अर्थ है, रेडियस क्या है आर। तो मास m है और यहाँ पे एक पर्सन है जिसका मास क्या है स्मॉल m। तो कैपिटल M जो है और ये m ही है, कैपिटल MS लिख लो इसको। MS जो है वो मास ऑफ सैटेलाइट है, स्मॉल m है वो मास ऑफ पर्सन है। V0 that is speed of satellite है ना, और R अर्थ और सैटेलाइट के बीच का सेपरेशन, ये इसका पाथ है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले अर्थ और इस सैटेलाइट के बीच में क्या होगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, दैट इज Fg इक्वल टू G मास ऑफ सन, सॉरी मास ऑफ सैटेलाइट मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय इसका सेंटीमीटर फोर्स लग रहा होगा मास ऑफ सैटेलाइट इंटू V0 स्क्वायर डिवाइड बाय R। और ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये भी सेंटर की तरफ लग रहा होगा और Fg भी क्या लग रहा होगा सेंटर की तरफ। इसका मतलब सेंटीमीटर फोर्स को कौन प्रोवाइड करा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी Fg इक्वल टू क्या हो जाएगा Fc। ठीक है, इसका मतलब सैटेलाइट को जो सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करा रहा होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया G ms me डिवाइड बाय आर स्क्वायर इक्वल टू ms V0 स्क्वायर डिवाइड बाय R। इससे कैंसिल आउट हो गया, ms कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से देखिए G me डिवाइड बाय R इक्वल टू V0 स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 हो गया। ओके, अब ना देखिए इस पर्सन को देखिए, ये पर्सन इस सैटेलाइट में है। ठीक है, इस पर सबसे पहले तो एक नॉर्मल लग रहा होगा बाहर की तरफ। ठीक है, इसके अंदर एक क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, इसको Fg1 बोल देते हैं और वेलोसिटी इसकी कितनी है V0। तो नेट फोर्स, तो ये हमने किसका बनाया, Fbd ऑफ पर्सन। Fbd ऑफ पर्सन में F नेट बराबर क्या कर देंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, या मास इंटू V0 स्क्वायर बाय R। ठीक है, अब इसका मास कितना है, देखो mg तो डाउनवर्ड लगेगा, उसको तुम लगेगी। तो Fg1 कितना लगेगा, अर्थ और पर्सन के बीच में। तो Fg अब अर्थ और पर्सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ पर्सन डिवाइड बाय R स्क्वायर इक्वल टू m V0 स्क्वायर, और सॉरी और माइनस भी करना है हमें, बाहर क्या लग रहा है नॉर्मल, इक्वल टू m V0 स्क्वायर डिवाइड बाय R। ये लिख दिया हमने। अब ध्यान से देखिए,
वैल्यू देखिए ध्यान से, जी बाय आर को हम क्या रख सकते हैं, वी नॉट स्क्वायर, यानी इसकी जगह पे ध्यान दीजिए जी डिवाइड बाय, यहाँ पे आर लिख रहा हूँ इंटू आर लिख लिया, माइनस नॉर्मल इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर। अब देखिए इसी को हमने अरेंज कर दिया, जी डिवाइड बाय आर इंटू आर लिख दिया 2 बार। अब जी बाय आर इसका वैल्यू किसके बराबर है, वी नॉट स्क्वायर के बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी नॉट स्क्वायर बराबर जी बाय आर है, पुट कर दो यहाँ पे, माइनस नॉर्मल इक्वल टू एम बी नॉट स्क्वायर बाय आर। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये देखो एम बी नॉट स्क्वायर बाय आर माइनस एन इक्वल टू एम बी नॉट स्क्वायर बाय आर। देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, तो नॉर्मल का वैल्यू क्या हो गया, 0। नॉर्मल का वैल्यू 0 होने का मतलब ही क्या, अगर यहाँ पे कोई वेइंग मशीन रखा होगा तो नॉर्मल क्या रीडिंग देगा स्टूडेंट्स, 0। तो नॉर्मल 0 का मतलब ही क्या होता है, वेटलेसनेस। इसका मतलब सैटेलाइट में अगर कोई पर्सन है तो वो क्या फील करेगा, अपने आप को वेटलेसनेस फील करेगा। तो समझ में आया डेरिवेशन आपको, तो ये इस टाइप से इसका हम डेरिवेशन कर लेते हैं, क्लियर है। तो ये वेटलेसनेस इन सैटेलाइट, क्लियर है। ओके, थैंक यू।